नमस्कार, मैं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं और इसी चुनाव के मध्य हुए तमाम सारे मुद्दे हैं जो चुनावी समर में कूद रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रही हैं। उन्हीं तैयारियों के बीच इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं और रायपुर में हमारे साथ छत्तीसगढ़ की खास और बड़ी शख्सियत छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे साथ मौजूद हैं। साहब आपका स्वागत है। मनोज जी, आपका रायपुर में स्वागत है। आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। यही पहचान है अरुण जी की, सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं और इसलिए पार्टी ने उन्हें समझा है। अरुण साहब, तो आप वकालत पेशे के हैं और वकालत के जरिए आपने अपनी पहचान बनाई। उसके बाद फिर राजनीति के मुद्दे में आए। राजनीति के मुद्दे में आए तो आप बिलासपुर से सांसद बने। पार्टी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और प्रदेश अध्यक्ष के जरिए आपने पूरे छत्तीसगढ़ को नापा, उसके नब्ज को समझा। किसी को नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ में ये कमाल हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। खुद बीजेपी के लोग, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों या फिर दिल्ली के हों या सुदूर प्रदेशों के हों, वो मानते थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो कुछ हो सकता है लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता। वो कमाल आपने कर दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, किया कैसे? वास्तव में मनोज जी, मैं बहुत एक छोटा और सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पिताजी के साथ राजनीति की एबीसीडी सीखी मैंने और बचपन से ही विचारधारा के बीच विचारधारा में पला बढ़ा और एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते काम करते 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 आज इस स्थान पर पहुंचा हूं। पर मुझे लगता है कि कार्यकर्तापन ये बड़ी बात होती है और कार्यकर्तापन के नाते मैं 1991-92 से छत्तीसगढ़ की राजनीति से नजदीकी से वाकिफ हूँ। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, आचार व्यवहार, रहन सहन, गांव का आचार विचार, शहरों का आचार विचार, इन सब से बहुत नजदीक से मैं परिचित रहा हूँ। मैंने जिया है उन विषयों को, उन परिस्थितियों में, और इसलिए लोग छत्तीसगढ़ का क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, इन सब को बहुत नजदीक से देखा है, जिया है। और इसलिए जब 1990 से पदाधिकारी के नाते पार्टी का काम करना प्रारंभ किया, वैसे उससे पहले भी मैं समय समय पर काम करता था पिताजी के राजनीति में होने के कारण, पर पदाधिकारी बन के काम चालू किया 1990 से और लगातार काम करते करते ये सब समझ में आता है कि क्या काम करना, कितना करना। और जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो मुझे इस बात का पूरी तरह से आभास था कि जो वातावरण बना है, जो वातावरण बनाया गया है, वो मेरे अनुकूल नहीं है, पार्टी के अनुकूल नहीं है। और उस विपरीत धारा के बीच जाके काम करना कठिन चुनौती थी। पर वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार बेहद मजबूत है। हर एक मतदान केंद्र तक हमारे कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त है और आवश्यकता केवल ये थी कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं एक एक कार्यकर्ता में उत्साह भरूं, ऊर्जा भरूं और उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ूं। और इस बात की मुझे पहले से ही एहसास था कि हमारी ताकत इतनी है, उनमें ऊर्जा और उत्साह भरने की जरूरत है। और इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक गया, दूर दूर तक गया, एक एक कार्यकर्ता से मिला, एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर हर एक कार्यकर्ता को कुछ न कुछ काम में लगाया, जिम्मेदारी दी और सब कार्यकर्ता मिले तो ये ऐतिहासिक परिणाम आया। ऐतिहासिक परिणाम आया और किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। अब लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, जो 2000 लोकसभा 24 का चुनाव है और बीजेपी ने कहा कि अब की बार 400 पार। चूंकि विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, क्या आप मान रहे हैं कि इस बार के चुनाव के मुद्दे, लोकसभा के चुनाव के मुद्दे और विधानसभा 23 के मुद्दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कुछ महीने का गैप है,
दोनों अलग हैं? हाँ, ये सही है कि विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के आधार अलग होते हैं, विषय अलग होते हैं। पर आज जो परिस्थितियां हैं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, और जो छत्तीसगढ़ की जनता ने महसूस किया कि छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़े, इसलिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। इसलिए बहुत सारे विषय कॉमन भी है, जो विधानसभा में था, आज लोकसभा में भी ऐसे मुद्दे हैं जो कॉमन है, विधानसभा में भी था। पर आज जिस कदर नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में काम किया है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाने का काम, और इसलिए आम भारतीय को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी मेरे सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। मेरा जैसा सपना है कि मेरा भारत ऐसा होना चाहिए, तो मेरे सपनों के भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए आम व्यक्ति, ये लोकसभा चुनाव में आम व्यक्ति आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत उत्साहित दिखता है, और एक कदम आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी के लिए वो काम करते दिख रहे हैं। और आज वास्तव में पिछले 10 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है, ये देश के लोगों की सोच बदली है। कल तक देश के लोगों में 2014 से पहले निराशा का भाव होता था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश को कोई ठीक नहीं कर सकता, इस देश की दिशा ठीक नहीं हो सकती, दशा ठीक नहीं हो सकती। लेकिन पिछले 10 सालों में जो काम नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने किया है, आम लोगों को लगता है कि नहीं, ये देश फिर से विश्वगुरु बन सकता है, फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। ये आज देश के लोगों में ये विश्वास जागा है, नए उत्साह के साथ लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, लोग अब भी उम्मीद में हैं, बहुत सारी उम्मीदें उन्हें बाकी हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत सारे बयान दिए जाते रहे हैं विपक्ष और विपक्ष के नेताओं के द्वारा। मौत का सौदागर, नीच, चाय बेचने वाला, और अब एक और आपत्तिजनक और विवादित बयान आप ही की धरती छत्तीसगढ़ से दिया गया है। कल शाम को चरणदास महंत, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो कहते हैं कांग्रेस की चुनावी सभा में कि भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव जैसे नेताओं को चुनकर संसद भेजो, दिल्ली भेजो, यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली भी दे सकते हैं और लठ से उनका सर भी फोड़ सकते हैं। डॉक्टर चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। उनसे कतई ये अपेक्षा नहीं थी कि वो इस भाषा में बात करेंगे, पर जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता छत्तीसगढ़ की मर्यादा के विपरीत है। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी को लज्जित करने का काम किया है इस भाषा का उपयोग करके। छत्तीसगढ़ सीधे साधे भोले भाले सरल लोगों का प्रदेश है। किस भाषा का उपयोग चरणदास महंत जी कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव ये लठ चलाएंगे? कहां ले जाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को? आज छत्तीसगढ़ के संस्कृति और सभ्यता आचार विचार के विपरीत है। चरणदास महंत जी का यह बयान छत्तीसगढ़ महतारी को अपमानित करने वाला है, और राजनीतिक व्यक्ति के नाते जो शिष्टाचार है, जो मर्यादा है, नैतिकता है, उन सब से परे जाकर है। ये दुर्भाग्यजनक है, ये निंदनीय है। चूंकि विधानसभा चुनाव में बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप भूपेश सरकार के ऊपर लगाए गए, चाहे वो गौशाला से संबंधित हो, चाहे वो गौठान से संबंधित हो, या फिर तमाम योजनाओं को लेकर हो। रायपुर में एक बढ़िया वॉक करने के लिए वो बना हुआ, उसको लेकर भी तमाम सारी चीज़ें आने लगी हैं। आपके पास नगरीय निकाय मंत्रालय है, प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें हैं, कई ऐसी शिकायतें, स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी योजनाओं को लेकर वो भी हैं।
तो जो आरोप आपने लगाए थे सरकार चली गई, अब आपकी सरकार है, क्या अब भी वो आरोप जिंदा हैं? क्या उस गति के साथ समयबद्ध तरीके के साथ भ्रष्टाचार की जांच होगी? जांच ईडी ने भी की, कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग जमानत पर हैं। अब स्थानीय जांच एजेंसी काम कर रही है, एफआईआर भी भूपेश बघेल के खिलाफ हो चुकी है, लेकिन कोई समयबद्ध जांच हो सकेगी या बस ऐसे ही चलती रहेगी? मनोज जी, बड़े बड़े घोटाले पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में हुए हैं और ये साधारण घोटाले नहीं थे, साधारण भ्रष्टाचार नहीं थे। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने का काम हुआ। चाहे वो कोयला घोटाला का मामला हो, शराब घोटाले का मामला हो, महादेव एप का मामला हो, ये जितने बड़े घोटाले हुए, ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर किया गया। छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने का काम हुआ। भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में पीएससी का घोटाला किया, हमने सीबीआई को सौंप दिया है। और भ्रष्टाचारी किसी भी स्तर का हो, कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी स्तर पर छोड़ेंगे नहीं, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मतलब अब भी वो आरोप जिंदा हैं जो पहले लगाए गए थे, इस चुनाव में भी वही आरोप लगाए जाते रहेंगे? देखिए, बहुत सारे मामलों में तो ईडी ने, एसीबी ने, ईओडब्ल्यू ने कार्यवाहियां की है और भी विषय धीरे धीरे जो संज्ञान में आता जाएगा, जैसे जैसे तथ्य उजागर होंगे उस पर कार्रवाई होगी। नई लीडरशिप पार्टी ढूंढने की कोशिश कर रही है। जो लोकसभा की सूची आई हैं उसमें भी पुराने लोगों को साइड कर नए लोगों को आगे लाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह के समीकरण दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? ये बीजेपी का कौन सा स्वरूप है? ये कौन सी रणनीति है? और ये रणनीति क्या इशारा करती है? कि यह माना जाए कि आने वाले समय में दिल्ली में जो और भी बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे किनारा करेंगे और एक नई टीम खड़ी की जाएगी, बीजेपी नई और युवा तैयार की जाएगी? देखिए, नए लोगों को मौका देना, ऊर्जावान लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ाना, मौका देना, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते रही है। पर उतना ही सम्मान, उतना ही मान जिन लोगों ने अपनी पूरी जीवन और जवानी पार्टी के लिए लगाई, उनको भी उतना ही मान सम्मान पार्टी में रहा है, आगे भी रहेगा। पर समय के साथ नौजवानों को, युवाओं को, ऊर्जावान लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को पार्टी अवसर देकर बढ़ाने का काम कर रही है और उसका नतीजा आप देखते हैं कि देश के राजनीति में एक नए तरह का परिवर्तन, नया दौर देश की राजनीति में आया है और ये होना भी चाहिए। चुनाव चल रहा है, विपक्ष के नेता एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे, इंडिया गठबंधन बना, वो बिखरने लगा, सहमति नहीं बन पाई, टिकटों की बंदरबाट नहीं हो पाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजकर विपक्ष को एक हथियार दे दिया। सारे विपक्षी गठबंधन एक जाजम पे आ चुके हैं, बातचीत कर रहे हैं और सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साथ देखिए, एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग चुप बैठा है, चुनाव ना किस तरीके से लड़ें हम लोग, इसके लिए हमारे बैंक खाते भी फ्री किए जा रहे हैं, नेताओं को अंदर भी भेजा जा रहा है और ईडी नोटिस भी दे रहा है। और संजय सिंह की जमानत भी हो गई और ईडी को लेकर कोर्ट ने कहा कि साहब कुछ नहीं मिल पाया। फिलहाल दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करने के कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। शराब घोटाले की जांच कब से चल रही है, कितने लोग जेल में हैं, उनको जमानत नहीं हुई है। संजय सिंह को जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, वो ईडी ने कहा कि जांच में अब इनकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं दिया कि उन पर कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है, मेरिट पर नहीं दिया। ये भी कहा है कि ये नजीर नहीं बनेगा। आदेश को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में प्रस्तुत करने की ये कोशिश न करें। इंडी गठबंधन जब बना तभी हमने कहा था ये परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारी जो दल हैं उनका गठबंधन है। और जिस प्रकार से
दिल्ली के रामलीला मैदान में इन्होंने रैली की। किसके लिए रैली की? देश की जनता के लिए, देश के हित में रैली की। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए और जिसमें पहले भी कितने लोग जेल में हैं जिस मामले में, और प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जो भूमिका ईडी ने देखी होगी और इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके समर्थन में सारे विपक्षी दल। मनोज जी, मुझे कभी कभी लगता है कि अच्छे लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष आवश्यक है, होना भी चाहिए, हमें इस बात पे हमारी सहमति है। पर ये विपक्षी दल, और विपक्षी दल का काम क्या है? जनहित के मुद्दों को उठाना, सरकार के जो जनविरोधी काम है उन पर सरकार को कटघरे में खड़े करना। पर ये किसके लिए इकट्ठे हुए? एक मुख्यमंत्री जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप है, वो जेल गए, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके समर्थन में ये सब एक हुए। कभी देश की जनता के हित में एक साथ इकट्ठे नहीं हुए ये दल। ये किस प्रकार से विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये देश की जनता देख रही है, और इसलिए ये गठबंधन जैसे चलना नहीं था, बहुत दिन चला भी नहीं। अब जनता की अदालत में भी ये नकारे जाएंगे, क्योंकि जनता के प्रति अपनी जवाबदारी का निर्वहन ये विपक्षी दल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और न इनकी नीयत भी है। इंटेलिजेंस को लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले नक्सली कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं, और कल फोर्स की सक्रियता से एक सफलता भी हासिल मिली है। 3 नक्सली मारे गए हैं। कुछ नक्सलियों अपने जो नक्सली साथी थे उनका शव अंदर लेकर चले गए। लगातार वो फ्राक में बने हुए हैं। आपको लगता है कि 1 साल में नक्सल समस्या का खात्मा हो पाएगा और कोई बड़ी घटना वो नहीं का नहीं? देखिए, हमारी सरकार जब से बनी है तब से हमने कहा है कि नक्सल उन्मूलन के लिए हम प्रतिबद्धता से काम करेंगे। हमारे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हो। हमारा आमचो बस्तर खूबे सुंदर, प्रकृति ने इतना उपहार बस्तर को दिया है। बस्तर के लोगों का, बस्तर का विकास हो, विकास के साथ आगे बढ़ें, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे और वो खुशहाली भरा जीवन जिए। इसके लिए बस्तर में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करना आवश्यक है, और ये करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने अलग अलग योजनाएं बनाई है। गांव में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना, और जो नक्सल गतिविधियों में लोग हैं उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि वो मुख्य धारा में आ जाएं, विकास के साथ जुड़ें, बस्तर के विकास में सहयोग करें। और यदि नहीं जुड़ेंगे तो सरकार के पास जो हथियार है, सरकार जो कर सकती है वो तो सरकार करेगी, पर हम बस्तर के लोगों के साथ न्याय करने का काम हमारी सरकार करेगी कि बस्तर में खुशहाली आए, तरक्की आए। और प्रकृति ने जो हमें वहां उपहार दिया है, प्रकृति का जो उपहार है, जो प्रकृति के गोद में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनके जीवन खुशियों से भरा हो, खुशहाल हो, समृद्ध हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। एक अंतिम सवाल, पिछली बार 11 में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, लेकिन इस बार कुछ सीटों पर टक्कर है। 4-5 सीटें ऐसी हैं जिस पर टक्कर है। बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। कांग्रेस ने भी प्रयोग किया है कि अपनी सीट छोड़कर दूसरी जगह से लोग लड़ गए। बीजेपी ने भी इस तरह के प्रयोग किए हैं। ये प्रयोग इस बार बीजेपी का सफल होगा? मनोज जी, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय ताजा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी थी, और उसके बावजूद जब लोकसभा चुनाव हुआ 11 में से भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती थी।
2 लोकसभा थोड़े थोड़े वोटों से हम हार गए थे, बस्तर और कोरबा। पर आज की जो परिस्थितियां हैं 2024 की लोकसभा की, मैं लगातार पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, सभी 11 लोकसभा में मेरा जाना हो रहा है। अभी आपसे बात करके फिर निकलने वाला हूं। जी। मैं जो देख पा रहा हूं, इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। एक भी नहीं देने वाले? कांग्रेस तो शून्य में आउट होने वाली है। अच्छा। और न केवल जीतेंगे, रिकॉर्ड वोटों से हमारे प्रत्याशी इस बार 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने वाले। कांग्रेस के हालात क्या है मनोज जी? कि अब कांग्रेस के 5 साल के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से प्रत्याशी है। वहां के कार्यकर्ता उनका ही विरोध कर रहे हैं। बिलासपुर में जो प्रत्याशी है देवेंद्र यादव, उनके खिलाफ अनशन में बैठे कार्यालय में। लखमा जी का विरोध हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशियों का कांग्रेस के लोग ही विरोध कर रहे हैं। जब वो कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेसियों को स्वीकार नहीं है, तो वहां की जनता कहां से स्वीकार करने वाली है? कांग्रेस की टिकट कोई लेने को तैयार नहीं था। कवासी लखमा ने कहा मैं तो टिकट चाहता नहीं था अपने लिए। और कांग्रेस की टिकट लेने को कोई तैयार नहीं था जी। और इसलिए कांग्रेस तो पहले ही हार मान चुकी है। और ये जो उटपुटांग बयानबाजी हो रही है कांग्रेस के नेताओं से, ये संभावित हार को देखते हुए और आज जो जनता इन्हें दुत्कार रही है, इसके कारण बौखलाहट में इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। तो कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उसके वजह भी है। एक तो नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के काम और पिछले 100 दिनों में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो मोदी की गारंटी साय पूरा किया है। साय चल रही है। साय पूरा किया है। लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। विश्वास तो था कि ये मोदी की गारंटी है, पूरी होगी ही, लेकिन इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी ये लोगों को भी इसकी कल्पना नहीं थी। और 100 दिन में इतने बड़े बड़े वायदों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया, मोदी की गारंटी को पूरा किया। आज तो आम लोगों के मन में नरेंद्र मोदी जी को जो छवि है, और मैंने जैसे कहा कि लोग स्वयं आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। लेकिन आर्थिक संकट तो है ना। अब आप कह रहे हैं कि सरकार साय साहब की सरकार साय कर रही है, लेकिन आपने 16,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि साहब न्याय यात्रा बंद कर दी गई है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की बात न कोई सुनने वाला है आज, और इनके पास ऐसे बेतुके निराधार बात करने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। 1970 से वही बात करते आ रहे हैं। अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, झूठे वादे करना, ये तो कांग्रेस की नीति 1970 से हम देखते आ रहे हैं। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 की 11 मिलेंगे। 11 की 11 सीटें जीतेंगे। रही बात छत्तीसगढ़ की आर्थिक व्यवस्था की, तो मनोज जी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और देश में एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाली राज्य हमारी छत्तीसगढ़ राज्य बनेगी। उसकी रोड मैप हमने तैयार की है और छत्तीसगढ़ में वो ताकत है, वो क्षमता है कि देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। क्या नहीं है छत्तीसगढ़ के पास? सुशासन चाहिए, अच्छी योजना चाहिए और उन योजनाओं को लेकर अच्छी नीयत भी चाहिए। नीयत भी चाहिए, वो है। और इसीलिए हमने कहा है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे और हम संवारेंगे छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाकर खड़ा करेंगे। और उसके लिए हमको परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। हम देखेंगे वाकई कितनी सीटें आई है और परिणाम के बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल चुनाव के परिणाम के लिए आपको पहले से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप रायपुर आए, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।